Hello friends, welcome to the online platform of TechnoHerald Education. In this lecture, we are going to deal with the important concepts of the disaster management, which are your vulnerability, hazard, capacity, risk, and the classification of all these topics. तो दोस्तों हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वो है हैजार्ड्स। ठीक है, देखिएगा, What is a hazard? सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या। डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर समझाता हूं उसको। देखिएगा, इट इज डिफाइंड as a dangerous condition or event that threat or have the potential for causing injury to life या कोई भी तरीके का लाइफ फॉर्म और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है ये तो कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा खतरनाक डेफिनेशन नहीं है। एक सिंपल डेफिनेशन है कि हजार्ड एक वैसा कंडीशन है या एक वैसा इवेंट है जिसमें कि वो पोटेंशियल है कि वो लाइफ, प्रॉपर्टी और आपके इन्वायरमेंट को वो थ्रेट कर सकता है, उसको इंजरी क्रिएट कर सकता है, उसको तहस नहस करने की वो क्षमता रखता है। हजार्ड वैसे कंडीशन या वैसे इवेंट को बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ डेंजरस कंडीशन or event that threat or have the potential for causing injury to life or damage to property or the environment। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल और प्लेन डेफिनेशन है। एग्जांपल में आप ये सब लिख सकते हैं, आपका एग्जांपल यही हो गया इसका, अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप इसका? अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स। ठीक है, तो हजार्ड को ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका नेचुरल हजार्ड, एक है आपका मैनमेड हजार्ड। ठीक है, और एक और इसमें कैटेगरी आती है, वो है आपका सोशियो नेचुरल हजार्ड। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। सोशियो नेचुरल हजार्ड होता है आपका, उसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसमें कि आपका ह्यूमंस की भी गलती होती है और नेचुरल डिजास्टर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, उसको आपको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशियो नेचुरल हजार्ड। तो एक एक करके इनको भी डिटेल में हम लोग देखते हैं। पहला है नेचुरल हजार्ड। ठीक, दूसरा है मैन मेड हजार्ड और तीसरा है सोशियो
नेचुरल हजार्ड। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं डिटेल में। तो पहला है नेचुरल हजार्ड। तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। These are caused due to natural phenomena like earthquake, landslides, cyclones, etc., which are exclusively of natural origin। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, सिंपल से बात लिखी हुई है कि वे ये मतलब ये ऐसे इवेंट्स होते हैं, नेचुरल हैजार्ड्स आर दोज इवेंट्स विच आर कॉज्ड बाय, ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, नेचुरल हैजार्ड्स आर दोज events which are caused due to natural phenomena like earthquake, landslides, cyclones, etc., which are exclusively of natural origin। ठीक है, ये नेचुरल कारणों के कारण ही होता है, जैसे कि आपका लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ये सब साइक्लोन वगैरह हो गया, जिसका कि ओरिजिन जो है ना वो स्ट्रिक्टली नेचुरल है। ठीक है, ये दिस इज नेचर्स फ्यूरी, दिस इज कंप्लीटली नेचर्स फ्यूरी। नेचर के मर्जी पे ये डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें, और नेचर की ही ओरिजिन की होती हैं ये जितने भी आपको फेनोमेना आपको बताए हैं। ठीक है, सो दीज आर योर नेचुरल हजार्ड। दूसरा है आपका मैन मेड हजार्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैन मेड हजार्ड्स आर दोज इवेंट्स which are caused due to human negligence and overuse। ठीक है, such as facilities which can cause explosion, like in energy generation plants, leakage of toxic waste। ठीक है, wars, पोल्यूशन मान लीजिए, एक्सेट्रा। ठीक है, समझिएगा इसको, इस डेफिनेशन को समझिएगा। मैन मेड हजार्ड्स आर दोज इवेंट्स विच आर
कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस एंड ओवर यूज, हमारी लापरवाही और ओवर यूज करने की, जरूरत से ज्यादा यूज करने की जो लालच, जो क्षमता है, ठीक है, ये उसका बेसिक कारण होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के कारण जो जो आपके डिजास्टर, जो जो त्रासदियां हो रही हैं, वो आपके मैन मेड हजार्ड्स हैं। ठीक है, वो आपके मैन मेड हजार्ड्स हैं। और एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जैसे कोई पावर जनरेशन प्लांट है, वहां पे किसी तरीके का एक्सप्लोजन होने की संभावना होती है। ठीक है, या तो आप कोई इंसान क्या करता है, वॉर कर सकता है। इंसान केमिकल फैक्ट्रीज से कितना सारा केमिकल वेस्ट निकालता है, इतना केमिकल वेस्ट ज़्यादा निकलता है कि ग्राउंड वाटर तक आपका पॉल्यूट हो जा रहा है। ठीक है, आप नदी नाले की बात छोड़िए, जो ग्राउंड वाटर है, जो कि सतह के बहुत नीचे है ना, वो जहरीला होता जा रहा है। ठीक है, कई जगहों पे। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं। आप चाहे, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका वॉर हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो ये आपके साथ सारे मैन मेड हजार्ड्स हैं जो कि मनुष्यकृत हैं, हमारे द्वारा, हमारे और आपके लोगों जैसे द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है, और एक और बच रहा है सोशियो नेचुरल हजार्ड, इसको भी लिख देते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, आई होप लिख लिया होगा डेफिनेशन सबने समझने के साथ साथ। और इस वाले यूनिट में तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट हो गया होगा, नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर थ्योरेटिकल, जो कि अक्सर दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आई विल प्रेफर कि यू पीपल मेक नोट्स। ओके, तो तीसरा था हमारा सोशियो नेचुरल हजार्ड। सोशियो नेचुरल हजार्ड्स। तो पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, दीज आर द इवेंट्स which are caused by both, that is naturally as well as man-made। ठीक है, तो ये इवेंट जो है, ये जो कंडीशन है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेचुरल फैक्टर्स एंड मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, ये जब दोनों फैक्टर्स कंबाइन करते हैं तब इस तरीके का इवेंट जनरेट होता है। तो आपको एक एग्जांपल से मैं ये समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, फ्लड कैन बी कॉज्ड बाय, क्या, flood can be caused by heavy rains, overflow of rivers, कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी होता है इसका कारण, और choking of drainage, because due to accumulation of human waste। भारी वर्षा, ठीक है, या नदियां का ओवरफ्लो होना, ठीक है, या कहीं कहीं लैंडस्लाइड होना, ये सब कारण हो सकते हैं। और यदि आपको, मैंने एक चीज यहाँ पे शुरुआत में भी बोली थी कि आपने ड्रेनेज भर रखा है पूरे शहर का या पूरे एरिया का, तो ठीक है, पानी कहाँ जाएगा? ड्रेनेज सिस्टम में तो आपके जा नहीं रहा है, तो ड्रेनेज से कहाँ जा रहा है? बाहर निकल के ओवरफ्लो कर रहा है। और वो पानी का मतलब जो सड़क पे जो पानी लग जाती है, जो आप घुटने घुटने पानी भर आप देखते हैं कई कई शहरों में, स्पेशली हमारा जो इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, वहाँ पे कितनी ज़्यादा बाढ़ की समस्या, बाढ़ जैसी कंडीशन की समस्या रहती है। इनफैक्ट हमने पटना में भी देखा है ये चीज़,
2019 में नाव चलती है बकायदा, चेन्नई में देखा है हमने 2016, 17 में, 18 में कि बकायदा नाव चलती है सड़कों पे, है कि नहीं। तो वो क्यों चलती है? क्योंकि अपना ड्रेनेज सिस्टम या तो पर्याप्त नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमारा बर्बाद हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ योर ह्यूमन वेस्टेज। हमने उसको इतना भर रखा है, हमने उसकी सफाई नहीं की है, ठीक है, और इतना ज़्यादा यूज में है वो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंप्लीटली चोक्ड है या भरा हुआ है। तो पानी अगर एक्सेस आएगा किसी भी और कारणों से, इन कारणों से, तो हमारा फ्लड लाइक कंडीशन हो जाएगा शहरों में भी, ठीक है। So this is an example of your socio-natural hazard. I think the definition is also clear and the example is also clear. So this was all about your hazards. ठीक है, मुझे यकीन है कि अभी आपको सबको समझ में आ गया होगा कि hazard एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, चलिए। Now friends, let's start our next important topic which is vulnerability, ठीक है। तो as usual हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं what is vulnerability, ठीक है। तो अभी तक जो इतनी कहानियां आप सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि वल्नरेबिलिटी क्या है। बता तो चुका हूँ मैं, आप थोड़े थोड़े ब्रीफ में ही बताया है, लेकिन आपको बता तो दिया हूँ। यहाँ पे अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इट कैन बी डिफाइंड as the extent to which a community or service community or service or a geographical area is likely to be disrupted or damaged by the impact of a particular hazard, ठीक है। यही चीज आपको समझा भी चुका हूं, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया मैंने बस, कि इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट, उस सीमा को ये डिफाइन करता है जहां पे कि एक कम्युनिटी, ठीक है, एक कम्युनिटी, एक समुदाय या एक सर्विस डिसरप्ट या डैमेज हो सकता है। मतलब इसमें ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब जहां पे कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं जो कि डिसरप्ट या डैमेज हो सकता है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ए, ठीक है, एक पर्टिकुलर हैजार्ड के प्रभाव से कितना कोई भी कम्युनिटी या सर्विस या किसी भी एरिया में क्षति पहुंच सकती है, उस एक्सटेंट को वल्नरेबिलिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है ये बात बिल्कुल। चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये दो तरीके से डिफाइंड है, एक है, पहला तो है आपका फिजिकल वल्नरेबिलिटी, दूसरा है सोशियो
इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। ठीक है, एक है फिजिकल वल्नरेबिलिटी और दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल वल्नरेबिलिटी से। ठीक है, पहला है फिजिकल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, देखिएगा, it includes the notions of who and what। ठीक है, कि कौन और क्या इफेक्ट होगा of who and what of the will be affected due to the physical condition of the community, due to the physical condition of the community by the impact of a particular हैजार्ड। ठीक है, कि कौन और क्या इफेक्ट होगा आपके एग्जिस्टिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर हैजार्ड। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, इट ऑफ पीपल एंड एलिमेंट्स एट रिस्क सच एज बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, कि उस इन्वायरमेंट की, उस कम्युनिटी की जो चीज़ें एग्जिस्टिंग मटेरियल रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, खेत मैदान हो गए, इनकी क्या हालतें हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, उस पर जो वल्नरेबिलिटी डिपेंड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है यहां से आपको क्या होता है फिजिकल वल्नरेबिलिटी? अगला हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। क्या है? सोशियो इकोनॉमिक, इसमें हटेगा नहीं, छोटा ठीक है, कोशिश करता हूं इसमें हटाने का। देखिएगा, यहीं से लिखता हूं, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन of the people in the society determines the severity of the impact
of a particular hazard। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर ली थी। अब यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, मतलब कि लोग जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनकी हालात, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोशल कंडीशन कैसी है, ये डिटरमाइन करेगा आपका सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि आपके मतलब कहीं बहुत ज़्यादा पॉवर्टी तो नहीं है, या अगर जो अमीर लोग हैं फॉर एग्जांपल, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, एक तो सबसे पहली बात कि वो सबसे कम रिस्क पे होंगे। ठीक है, उनके पास उनके घरें होंगे मजबूत, मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं उनके पास, जो बहुत अमीर लोग हैं। ठीक है, या एक कंक्रीट घर तो होगा ही उनके पास। ठीक है, पैसे वाले लोगों के पास। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कोई बिजली गिरती है, ठीक है, तो अर्थिंग की सुविधा लगी है, हाई राइज बिल्डिंग में अर्थिंग की सुविधा लगी हुई है अमीर लोगों के पास, तो उनका कुछ नहीं होगा। एक खुले मैदान में एक बस्ती है, अगर वहां पे बिजली गिर गई और उस फूस में अगर आग पकड़ ली तो पूरी की पूरी बस्ती समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज होती है सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में कि कैसे हालात है वहां के एग्जिस्टिंग लोगों की, वो चेक करता है क्या, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, इसको क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल भगवान, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। For example, poor people living in and around coastal areas, ठीक है, don't have capital and resources to build concrete houses, and hence are at high risk to strong winds and cyclones। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया, समुद्री तट किनारे रहने वाले लोग या तट पे रहने वाले लोग, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, उतने पैसे नहीं होते, उनके उतनी रिसोर्सेज नहीं होती है कि वो पक्के का घर बना सकें। ठीक है, इतनी भी रिसोर्स नहीं होती है, गरीबी होती है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि बहुत तेज हवा चलती है, समुद्र में हवा का बहुत बड़ा पंगा रहता है। ठीक है, समुद्री तटों पे हवा का बहुत बड़ा पंगा रहता है, चक्रवात का बहुत बड़ा पंगा रहता है। तो होता क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड या साइक्लोन आई तो पूरी की पूरी बस्ती उजड़ जाएगी। अगर किनारे में, उड़ीसा में आपने एग्जांपल देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस भी बहुत वायरल हुए हैं उसके। ठीक है, जरूर देखिएगा जाके, आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो इनकी गरीबी कारण है क्या, इनकी त्रासदी का, इनके हाई लेवल ऑफ वर्नरेबिलिटी का, वर्नर क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी का कारण है। ठीक है, क्या इनका जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो गरीबी है, वो इनका एक कारण बन जाता है। तो ये एग्जांपल भी अगर आप साथ में कोट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा आपका सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम जो देखेंगे उसका नाम है कैपेसिटी। ठीक है, देखिए क्या होता है।
what is capacity, ठीक है, what is capacity। देखिएगा, it can be defined as resources means or strength which exist in the household and communities enabling them to cope with या withstand या prepare for या mitigate or quickly recover from the impact of disasters। लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन लेकिन बहुत इजी है। देखिए, कैपेसिटी मतलब जो नॉर्मल कैपेसिटी आप समझते हैं कि इंसान की कैपेसिटी, एक इंसान की औकात, ठीक है, बस वही है वो, और कुछ नहीं है उसका मतलब, ठीक है। उसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटी क्या है कि ये वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, मीन्स है, स्ट्रेंथ है, जो कि हमारे घरों में, हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और जिसका यूज करके हम किसी भी डिजास्टर से उबर सकते हैं। मतलब डिजास्टर हो गया तो उबर रहे हैं, या डिजास्टर जब चल रहा है तो उसको झेल रहे हैं, ठीक है, या डिजास्टर आने के पहले हम प्रिपेयर कर चुके हैं, या मिटिगेट कर सकते हैं, या क्विकली रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स। यही है आपकी कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर है डेफिनेशन? बिल्कुल। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी। पहला है भाई जो वल्नरेबिलिटी में जो नाम था वही है, इसके भी नाम वही है, उसी तरीके से इनको भी डिफाइन किए गए हैं, देखिएगा। और दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी, ठीक है। पहला है आपका फिजिकल कैपेसिटी, दूसरा है आपका सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी। पहला देखते हैं यहां से, नहीं, फिजिकल है ना पहला, तो फिजिकल कैपेसिटी। देखिएगा इसको, people whose households has been destroyed by earthquake or
people whose crops has been destroyed by cyclones or floods can salvage things from their homes and their farms। समझिएगा इसका मतलब कैपेसिटी इन फिजिकल टर्म्स, मतलब कि हमारी फिजिकल कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए कि किसी इंसान का घर खराब हो गया अर्थक्वेक के कारण, या किसी किसान के खेत खराब हो गए बाढ़ के कारण, ठीक है। तो क्या वो अपने जो चीजें बची हुई है अपने घर में उसको बेच के जो पैसे आएंगे उससे कुछ रिकवरी कर सकता है, या कुछ अनाज अगर बच गए हैं बेचने लायक हैं तो उसको बेच के, या फार्म में कुछ एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको बेच के सैल्वेज करना मतलब क्या होता है? सैल्वेज करना मतलब होता है मनी फ्रॉम द सेल ऑफ रेस्क्यूड गुड्स। त्रासदी के बाद जो सामान बच गए हैं उनको बेचने से जो हमको लाभ होता है, जो पैसे आते हैं, ठीक है, वो आपका सैल्वेज होता है। तो आप घर को या खेत को सैल्वेज करके आप अपनी त्रासदी को की जो इम्पैक्ट हुआ है उसको कम कर सकते हैं या उसको रिकवर कर सकते हैं उससे। तो वो चीज कहलाती है फिजिकल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी में आपके कोई स्किल भी आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई स्किल है और आप कहीं और माइग्रेट करके जहां उस स्किल की जरूरत है और आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो वो भी आपके फिजिकल कैपेसिटी का ही पार्ट है। इस चीज को लिख भी देता हूं। इफ मेंबर ऑफ अ फैमिली हैज अ स्किल, then she can find employment if ready to migrate। ठीक है, किसी फैमिली में जहां पे डिजास्टर हुआ है, जिस एरिया में डिजास्टर हुआ उसके किसी फैमिली मेंबर में के पास कोई स्पेशल स्किल है या कोई स्पेशल टेक्निक है, तो वो कहीं और जाके कहीं और माइग्रेट करके वहां अपना स्किल दिखा के वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। ये भी आपके फिजिकल कैपेसिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये थी आपकी फिजिकल कैपेसिटी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी है सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी। इसको इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा के, जगह कम बच रही है उधर। सोशियो-इकोनॉमिक कैपेसिटी। इसको पहले लिख देता हूं। इन मोस्ट ऑफ द disasters, people suffer losses in material and life realm। जैसे कि like rich people can recover faster from the impact
ऑफ एनी हजार्ड। कहने का मतलब एक इंसान, एक समुदाय की परिस्थिति, ठीक है, वो उसकी फिजिकल कैपेसिटी को डिफाइन करती है। कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी डिजास्टर होता है उसमें ज्यादातर या तो जान और मटेरियल का नुकसान होता है, इन मटेरियल एंड लाइफ रिल्म, उसके संदर्भ में ही लॉस होता है। तो अब आपके एक अमीर और एक गरीब इंसान के कैपेसिटी पे डिपेंड, गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल होगी, इसको हो सकता है जनरेशन निकल जाए उसको एक पर्टिकुलर डिजास्टर से रिकवर करने में, लेकिन अमीर आदमी जो कि एक सक्षम इंसान है वो जल्दी रिकवर कर सकता है और वापस से अपने जिंदगी को पहिए पे ला सकता है, इवन आफ्टर अ सीवियर डिजास्टर। ठीक है, तो ये था आपका सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी। आई होप सबको कैपेसिटी के बारे में सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद इस यूनिट का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है रिस्क। तो रिस्क के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि रिस्क क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इस यूनिट को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए।